व्यूअर्स वेरी वार्म वेलकम टू दिस शो। मैं हूं कामरान शाहिद। हमारी ज़िंदगियों में हमें ये लगा था कि पनामा केस का वर्डिक्ट आएगा और मामला ख़त्म हो जाएगा, लेकिन लगता नहीं कि हमारी ज़िंदगियों में ये ख़त्म होगा, क्योंकि पनामा केस का फैसला आने के बाद भी पनामा केस का फैसला अधूरा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक GIT तश्कील दे दी है। और अभी मैं अकरम शेख साहब को सुन रहा था शामी साहब के प्रोग्राम में, वो ये फरमा रहे थे कि क्या ये अच्छा होता कि हतमी फैसला जो है पाँचों जजेस का, या ख़ास तौर पर जिन्होंने 2 इख्तलाफी जजेस हैं, वो GIT के बाद आता। खैर ये उनकी राय है। हुकूमत ने मुझे 10 अरब रुपए की पेशकश कर दी, बाकी इदारों को कितनी की होगी, ये इमरान खान साहब का कहना है। कल जब वो शौकत खानम की एक तकरीर से खिताब कर रहे थे, उन्होंने ये भी कहा है कि बेसिकली ज़िंदगी में कोई शॉर्टकट नहीं होता, लेकिन लोग उन्हें शॉर्टकट की तरह की ऑफर्स करते हैं। ये एक बहुत बड़ा सवाल है व्यूअर्स, क्योंकि इदारों से मुराद उनकी क्या है। बहुत से लोगों के नज़दीक उनका कहने का मतलब ये है कि अगर 10 अरब की ऑफर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब कर सकते हैं, तो फिर अदलिया को भी खुदा न खास्ता कर सकते हैं। अब इसके ऊपर जो है एक बहस है इस मुल्क में कि इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। PMLN भी कह रही है ये बात, और जो इंडिपेंडेंट लोग हैं वो भी कह रहे हैं कि अगर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने इमरान खान को 10 अरब रुपए की ऑफर की है, रिश्वत देने की कोशिश की है, जिसकी बुनियाद पर इमरान खान साहब कह रहे हैं कि इदारों को भी ऑफर हो सकती है, वो इदारे कोई भी हो सकते हैं, वो FIA भी हो सकती है, वो खुदा न खास्ता अदालतें भी हो सकती हैं, तो इस पर ज़रूर जो है वो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। हमारी आज का ओपिनियन का सवाल भी यही है कि इमरान खान का बयान, उन्होंने ये बताया कि हुकूमत ने उनको 10 अरब की पेशकश की, क्या इसकी तहकीकात होनी चाहिए और किस लेवल पे होनी चाहिए, ज़रूर अपनी राय से आगाह करें। ये आपके सामने ओपिनियन पोल का प्रोसेस भी चल रहा है, OTF_Y फॉर येस, OTF_N फॉर नो, और हम आपसे प्रोग्राम के दौरान ही लेते रहेंगे। मेरे आज के मेहमान बहुत ख़ास हैं, माहिर कानूनदान है, साबिक वज़ीर रह चुके हैं दाखिला के, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रूह रवा, आप किसी तारुफ के मोहताज नहीं। जुडिशल जो मूवमेंट चली थी अदलिया की बहाली की, उसके सुरखैल सेनेट में अपोजिशन लीडर जनाब एजाज अहसन साहब। एजाज साहब बहुत वार्म वेलकम। मेरा आपसे पहली दफ़ा बात हो रही है पनामा केस के फैसला आने के बाद, लेकिन इससे पहले पनामा पे जाऊँ, ज़रा इसमें बता दीजिए, ये पॉसिबल है कि नवाज शरीफ साहब 10 अरब की पेशकश कर दें इमरान खान को कि पनामा पे चुप रहो? प्लॉजिबिलिटी भी है इस बात की? बिल्कुल प्लॉजिबल है। अच्छा, ये तो एन जो मारूफ तौर पे समझी जाती है शरीफ ख़ानदान की रवायत, उसके एन मुताबिक है। ये तो तवक्को करना कि शरीफ बरादरान ने किसी को सबवर्ट करने की कोशिश नहीं की होगी, ये तो मेरा ख्याल है उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट ऑफ डाउट देने की वाली बात है। अच्छा, ये आप कोई तारीख के हवाले से कह रहे हैं कि, क्योंकि किस हवाले से आप कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब ऐसा कर सकते हैं, अगर आप भी समझते हैं ऐसा? नवाज शरीफ ने अपनी सियासत को बढ़ाया ही इसी अंदाज से है, और सबवर्ट करने के बड़े तरीके हैं, कोई एक तरीका नहीं है उनके पास। अब IG को एडवाइज़र लगा लेने का क्या मकसद है कि अगले IG को और DIGs को ये पैगाम देना, पैगाम कि हम आपका बाद में भी ख्याल रखते हैं, मतलब सही गॉड फादर वाला काम कि आपको इनाम और इकराम से भी नवाजेंगे। सुप्रीम कोर्ट के जजेस को आप उनकी ओहदे की मियाद ख़त्म होने के बाद, ये नवाज शरीफ ही को के सर पे सेहरा है कि वो उनको सुप्रीम कोर्ट ले गए, सॉरी सेनेट में ले गए, सुप्रीम कोर्ट सदर बना दिया उनको। एक को तो गवर्नर बनाया, एक को सदर का इलेक्शन लड़वाया था, एक को सदर का इलेक्शन लड़वाया, एक को सदर बनाया, गवर्नर बना दिया जी, गवर्नर बनाया। मतलब है कि आप मेरी खिदमत करें जब तक आप ओहदे पर मौजूद हैं, सरकारी ओहदे पर, तो उसके बाद मैं आपकी खिदमत, उसका सिला उसके बाद भी दूंगा। तो नवाज शरीफ तो ये ख़ानदान बड़ा माहिर है। मॉडल टाउन की साने से जिस तरह ये निकल गए हैं, एक लिहाज से निकल गए, और जबकि जुडिशल इंक्वायरी जस्टिस बाकर नजफी वो रोकी भी है, वो उनके खिलाफ आई है तो रोकी भी है ना। अगर उनके हक में होती तो उसको रोकने का तो कोई सवाल पैदा ना होता। तो ये निकल जाते हैं जी। पर इस वक्त ज़रा इनसे कुछ बड़ी फाश गलतियाँ हो गई हैं।
इस केस को लेके या वैसे? इस पैनामा केस में सच एज ये इन्होंने पिछले साल अप्रैल में 3 अप्रैल को ये ब्लो अप हुई स्टोरी। ठीक। उससे पहले जो इंटरव्यूज दे दिए, क्योंकि इंटरनेशनल कमेटी ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट उनसे रब्ता किया था, ये खबर देने लगे कि ये आपके बारे में, आपके मुतल्लिक और मरियम और हुसैन और हसन के बारे में उनके नाम आ रहे हैं पैनामा में, आप बताएं। ये पैनिक कर गए और इन्होंने हर चीज़ उगल दी इस ख्याल से कि अगर कौम को हमने पहले बता दिया तो कौम को उस वक्त शौक नहीं होगा जब ये ब्रेक होगी। वो कहेगा हमने तो पहले ही बताया, हमने तो पहले कोई बताया, छुपाने वाली बात ही हाँ नहीं है। हमने तो पहले बताया। तो वो जो बयानात हैं उनके, और फिर अप्रैल में और मई में जो मियाँ नवाज शरीफ की तकारीर हैं और खिताबात हैं कौम से, वो उनसे बस असल गलती वो उनसे हो गई, वो उनके गले में घंटी बनी। और मैं तो ये कहता रहा हूँ कि उनके गले में घंटी ये पैनामा की ये टन 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 करती रहेगी। वो असल बुनियाद, वो बयानात और वो जो इन्होंने अपनी तरफ से प्रीएम्प्टिव पेशबीनी के पेशकदमी के तौर पे किए, वो आपके ख्याल में उनके खिलाफ गए आर्गूमेंट्स में? वो सारे इनके खिलाफ गए। एजाज साहब, आपका अपना फेयर कमेंट क्या है इस फैसले मजमूई तौर पर? 5 जजेस का ये फैसला, 2 ने डिस्क्वालीफाई करने की सिफारिशात की, 3 ने कहा कि जी अभी हम ठीक है, एविडेंस नहीं प्रोवाइड किया नवाज शरीफ साहब ने अपने मनी ट्रांजैक्शन का, अपनी फर्म्स को सेटअप करने का, लेकिन उनको अभी इन्वेस्टिगेशन चाहिए। तो आपका अपना एक मजमूई फेयर कमेंट क्या है इस फैसले में? कामरान, मैं तो बड़े अरसे से, जब ये कार्रवाई चल रही थी, तब से कह रहा हूँ कि 4 दिन की कार्रवाई थी और 5वें दिन फैसला आना चाहिए था। इतने ये केस इतना सिंपल और सादा है। अहम है, अहम इसलिए है कि वज़ीर आज़म और उसके ख़ानदान इसमें मुलव्वस पाए जाते हैं या समझे जाते हैं। लेकिन सादा इतना सिंपल के हिस्सा ये है कि नवाज शरीफ ने और शरीफ ख़ानदान ने तस्लीम कर लिया कि ये जायदाद जो मेफेयर फ्लैट्स हैं, अपार्टमेंट्स हैं, हमारी हैं। ये साबित करना था मुद्दइयों ने या इस्तगासे ने, ये साबित करना था, वो उन्होंने खुद मान लिया। पीटीआई पे लाजिम था कि अगर वो ना मानते तो फिर पीटीआई पे लाजिम था कि वो सबूत प्रोवाइड करें, पर उन्होंने तस्लीम कर लिया। अब तस्लीम कर लिया तो उसके बाद सिंपल 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 का मामला था। अरिथमेटिक का, रियाजी का सवाल था कि आप बता दें कि आपने वो पैसे कहाँ से, किस जायज़ ज़राए से, वो आमदन से आपने हासिल किए जिनसे ये फ्लैट्स बिल आखिर आपके हुए। वो 1993 में हुए या 2006 में हुए, वो आपके हुए। अब उस पे इन्होंने, मियाँ नवाज शरीफ ने कोई मौक़िफ़ नहीं अदालत के सामने। ये तो फैसले में लिखा है 5 जजेस की तरफ से यही है। अब इस पे 5 जजेस मुत्तफिक, क्योंकि तभी वो सवाल कह रहे हैं कि जवाब देने के लिए जीआईटी है। 5 जजेस इस बात पे मुत्तफिक है। दैट्स राइट। अब मेरे ख्याल में तो उसके बाद जो 2 जजेस ने जो फैसला किया है वही फैसला होना चाहिए था 5 का। क्यों नहीं हुआ फिर? जब 5 ये तस्लीम कर रहे हैं कि मियाँ नवाज शरीफ ने अपनी सफाई में कुछ मोतबर सबूत और शहादत पेश नहीं की और वो गैर मोतबर है, और 12 सबूत मियाँ नवाज शरीफ पे था, ठीक, तो उसके बाद तो ये मसला, इतनी लंबी जजमेंट्स वगैरह की ज़रूरत पेश ही नहीं आनी चाहिए। आसमा जहांगीर साहबा ने बड़ा क्रिटिसाइज़ किया है कि गॉड फादर वगैरह तशबीह नहीं देनी चाहिए थी, ये एक इस चीज़ को ड्रामेटिक तौर पे एक जज को पेश नहीं करना चाहिए। आप एग्री करते हैं कि आज सैयद खोया साहब ने जब डिसीजन स्टार्ट किया उसमें गॉड फादर से नवाज शरीफ साहब को और उनकी फैमिली को तशबीह दे दी, ये मुनासिब नहीं था, जिस तरह आसमा साहबा ने कहा? ये ओवर डन सी बात है, पहले ही आपने कह दिया। ये मेरा ख्याल है खोसा साहब को खुद भी शायद एहसास हो रहा हो कि ये उनको नहीं करना, लिखना चाहिए था, या कम से कम ओपनिंग सेंटेंस नहीं होना चाहिए था, ये कंक्लूडिंग सेंटेंसेस में यही बात आ जाती, पीछे आ जाती सारी जजमेंट के बाद, तो वो
फिर भी मुनासिब होता, क्योंकि जजेस दुनिया में और ये इंडिया में, इंग्लैंड में, अमेरिका में, जो भी कॉमन लॉ ट्रेडिशन की कंट्रीज हैं, वहाँ जजेस अदब से खासा इस्तेफादा लेते हैं। ये नहीं कि लेकिन आपको लगता है इतना ब्लंट नहीं लिखना चाहिए था? ओपनिंग सेंटेंस नहीं होना चाहिए, एंडिंग का होना चाहिए था। एंडिंग में चाहे। लेकिन वो तो शायद पहले ही माइंड बना के आए हुए थे ना, वो तो फैसला उन्होंने जब लिखा तो आई थिंक फैसला उनके जहन में था। आपने सर अपोजिशन में सेनेट के अंदर इस्तीफे का मुतालबा किया नवाज शरीफ साहब के, ये पॉलिटिकल लोग समझे गिमिक्री है या वाकईतन आप समझे? उनको तो कानून ने नहीं कहा कि वो डिस्क्वालीफाई हो गए, दो जजेस ने कहा, लेकिन मजमूई फैसला तो उनके हक में कानूनी तौर पे। तो ये जो इस्तीफे का मुतालबा ये सियासी स्टंट है, लोग समझते हैं, पीपल्स पार्टी का भी, पीटीआई का भी। नहीं, सियासी स्टंट नहीं है, इसकी बुनियाद बड़ी मौजूद बुनियाद है। अच्छा। इस मुतालबे की, और मौजूद और हकायक पे मबनी और रवायत पे मबनी ये है कि एक शख्स की इंक्वायरी हो रही है, उसकी तहकीक हो रही है, और वो उन सब से बालातर है, बालादस्त है, जिन्होंने इंक्वायरी करनी है। असूल ये होता है कि ग्रेड 19 के 19 ग्रेड के अफसर की अगर इंक्वायरी करेगा तो ये असूल है, वो 20 ग्रेड या 21 ग्रेड का अफसर होगा, 18 ग्रेड या 17 ग्रेड का नहीं कर सकता। ताकि प्रेशर बना है। अगर कर्नल की इंक्वायरी होनी है तो ब्रिगेडियर या मेजर जनरल करेगा, सही, वो मेजर नहीं करेगा। ये इस्टेब्लिश असूल है। इधर जीआईटी ग्रेड 19-20 के अफसरों की जीआईटी बन गई है। अब वो तो मातहत हैं वजीर आजम के, और जीआईटी से तो ये मार्क इतनी आसानी से खाने वाले नहीं है। ये मॉडल टाउन वाली जीआईटी है ना, जिसने जस्टिस बाकर नजफी की तहकीक को भी एक तरह से मुस्तरद कर दिया, और शरीफ बरादरान, बल्कि शहबाज शरीफ को उसमें से निकाल दिया, जिसका मरियम नवाज इस दफ़ा निकल गई हैं। उनका तो खैर नाम नहीं है इस फैसले में, जितना शोर मचाया हुआ था खासतौर पर पीटीआई ने या आप लोगों ने इस फैसले में, वो तो क्लीन है उनका, तो वो तो नाम इसको तो माने ना। फिर 5 जजेस ने कहा है कि उनका कोई नाम तो उनका क्लीन हो नहीं सकता। वैसे इसमें जो कंक्लूडिंग पैराग्राफ है, वो जो 3 सफ़े हैं, उसमें वो फिर भी आ सकती है बेनामीदार के तौर पे। अच्छा, वो आ सकती है, वो बेनामीदार, और सवालात जो हैं वो कन्फाइंड नहीं है, वो महदूद नहीं अच्छा है। एजाज साहब, अगर आपकी बात सही तस्लीम कर ली जाए कि जो 6 ऑफिसर्स हैं ये सही जीआईटी तफ्तीश नहीं कर सकेंगे, तो सुप्रीम कोर्ट का बेंच या सुप्रीम कोर्ट का जो बेंच अब बनेगा इस सिलसिले में, वो भी उसको मॉनिटर कर रहा होगा ना। लेट सपोज ये 6 के 6 ये कहेंगे जी हम अनेबल हैं, हमें एक्सेस नहीं, या हमारे पास एविडेंस पूरा नहीं आ सका, या दूसरी पार्टी ने ताउन नहीं किया, या एविडेंस ऐसा है ही नहीं जो प्रोसिक्यूट कर सके, तो फिर उसके बाद बेंच दोबारा इस पर फैसला देगा या उनकी बात मान लेगा? उस जीआईटी की क्या वैल्यू होगी उनकी सिफारिशात की? कामरान, इसमें एक ये भी दिक्कत है कि एक बेंच ने, 5 मेंबर बेंच ने गुज़श्ता 3 महीने 2.5 महीने ये इसकी समाअत की है, बहस उनके सामने होती रही है। वो उनको कुदरत है तमाम वाक़यात की, तमाम सबूत या गैर सबूत की, उनको तमाम होल्स जो हैं इन दी एविडेंस उनका पता है। उन्होंने फैसले लिखे हैं लंबे लंबे, इदराक है उनको तो सब मामले का। अब नए जज बना देते हैं, उनके सामने जब रिपोर्ट एक जाती है, अब वहाँ वकील भी नहीं है, 15 दिन के बाद चेंबर में रिपोर्ट जाएगी, 15 दिन के बाद जीआईटी की। उनको तो शायद जिस तरह आपको और मुझको एक अधूरा इदराक है इस बारे में। हमने जजमेंट पढ़ ली है 547 सफ़े, लेकिन हम उतने इस पे हावी तो नहीं है। हमारी मुट्ठियों में इतनी इसकी हर जुमला और हर जितना 5 जजेस के पास या हर दलील जो उनके सामने हुई है उनके पास है।
अब बिल्कुल नए जज साहबान अगर आ जाएंगे, बैठ जाएंगे बेंच में, तो और उनके चेंबर में ये रिपोर्ट आया करेगी, तो वो जेआईटी को किस तरह, फर्ज करो जेआईटी गलत कर रही है, फर्ज करो, तो किस तरह मॉनिटर को करेंगे? किस तरह मॉनिटर करेंगे, किस तरह झुटलाएंगे? वो फिर सारा रिकॉर्ड देखेंगे, फिर सारी बहसें देखेंगे, फिर सारा कुछ अपने आप को अप टू डेट करेंगे। तो ये एक और बेंच की सिफारिश कर देना मेरी निगाह में ये भी मुनासिब नहीं है, और जेआईटी भी मुनासिब नहीं है। लेकिन क्या चीफ जस्टिस जो है वो इसी बेंच को भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप कैरी ऑन करें या नहीं? चीफ जस्टिस तो कर सकते जी, हैं, चीफ जस्टिस जी। चीफ जस्टिस तो कर सकते हैं। लेकिन नया बेंच भी बन सकता है इसमें से, और इनमें से भी कुछ लोग हो सकते हैं उस बेंच में। इनमें भी हो सकते हैं, करने को चीफ जस्टिस आप बेशक कर सकते हैं, पर एक जेआईटी का तो कॉन्सेप्ट ही प्राइम मिनिस्टर के बारे में। तो नवाज शरीफ साहब निकल गए ना इस मामले से, अगर आपकी मैं बातें सही तस्लीम कर लूँगी, क्योंकि जीआईटी को इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकेगी, अगर करेगी भी तो वो उस तरह नहीं होगी, तो अगर ये साबित नहीं हो सकेगा कुछ भी, अगर आप जो कह रहे हैं वो है भी ऐसा, तो वो भी साबित नहीं हो सकेगा कि वो करप्ट थे या नहीं थे, उससे निकल आए बाहर। अब आप पॉलिटिकल प्रेशर बनाइए। मसला जो ये है वो ये है कि नवाज शरीफ के बारे में जो राय आमा बन चुकी है वो ये है कि ये करप्ट है और इन्होंने ये जायदादें बनाई हैं और भी जायदादें बनाई होंगी। अब ये प्रेशर जरूर रहेगा जेआईटी पे भी। वो कोर कमांडर्स ने देखे किस तरह कहा कि हम प्रेस रिलीज है, वो उन्होंने अपने आप को बड़ा ताबे सुप्रीम कोर्ट बताया है और हम बिल्कुल इसमें तराजू को में झोल नहीं आने देंगे। अब हर किसी की ये कोशिश ज़रूर होगी कि तराजू में झोल जो मियाँ नवाज शरीफ और ख़ासकर जजमेंट्स, 3 जजमेंट्स जो ऐसी हैं जिनमें ये कह चुके हैं जजेस के ये नामोतबर शहादत है। सो नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ जो उनको आप दलाइल कह लें, हकायक कह लें, मफरूज़े कह लें, वो इतने वाजे हो गए हैं कि ये प्रेशर तो रहेगा जेआईटी पे भी और उस बेंच पे भी जो उसको मॉनिटर करेगा। अच्छा, और इसमें फिर मैं कहूँगा कसूर नवाज शरीफ का और उनकी ख़ानदान का अपना है, जिन्होंने देखो या मरियम झूठ बोल रही थी या हुसैन नवाज झूठ बोल रहा था, दोनों को इकट्ठा चलाए, या नवाज शरीफ उस वक्त गलत बयानी फरमा रहे थे जब वो कह रहे थे कौमी असम्बली में कि गल्फ स्टील मिल से स्टील मिल जद्दा बनी, या वो मौक़िफ़ गलत था जो उनके वकला ने कतरी कारोबार का लिया कि कतर वो तो रिजेक्ट कर दिया लेटर नहीं, मतलब है कि आपस में तजाद, आपस में बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। इतना तजाद, इतना या एक झूठ है या दूसरा झूठ है, या ये झूठ है कि हमारे पास सारे रिकॉर्ड और दस्तावेजात मौजूद हैं, या ये झूठ है जो सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि जी दस्तावेज तो उस कारोबार की है ही कोई नहीं और वो तो चिटों पे कारोबार होता था। लेकिन सर इतना क्लियर अगर था तो कोर्ट ने उसको इतना क्लियर नहीं समझा जितनी क्लैरिटी ऑफ माइंड से आप बात कर रहे हैं, वरना तो पांचों का वर्डिक्ट जेआईटी की तरफ बात ही ना जाती। अगर ये तजादात पे ही यही फैसला हो जाता कि एक सच और एक झूठ, और फिर वन वे और दी अदर वे होता, या वो कहते नहीं इन्होंने सच बोला है और ये बात हम मान लेते हैं जो अब ये कर रहे हैं, नहीं, या वो कहते नहीं झूठ है क्योंकि कंट्राडिक्शन है, तो कोर्ट ने उसको तो एक्सेप्ट ही नहीं किया इस वाली लाइन को। एटलीस्ट 3 जजेस ये के तजाद है उनके बयान में, अदरवाइज तो ये जेआईटी की जरूरत ही नहीं पड़ती, पांचों जज का एक ही बयान आता कि ये डिस्क्वालीफाई है। यानी कोर्ट ने आपकी लाइन ऑफ एक्शन जो आप अंडरस्टैंडिंग दे रहे हैं उसको एक्सेप्ट नहीं किया। मैं फिर ये कहूँगा, मेरी निगाह में 4 दिन का केस था और 5वें दिन फैसला होना चाहिए। तो फिर क्यों नहीं हुआ? रियाजी और अरिथमेटिक का सवाल था। मैं तो ये बदस्तूर जब केस चल रहा था तब से कह रहा हूँ, और मेरी निगाह में ये सादा और सिंपल केस था, 4 दूनी 8 का केस। देखिए एजाज साहब, ये जो जजेस आए हैं ये डोगर कोर्ट वाले जजेस नहीं है, वो जजेस हैं जिसकी बहाली और क्रेडिबिलिटी के लिए आपने बड़ी स्ट्रगल की,
और इन जजेस के मुतल्लिक हम ना कह सकते हैं मौलवी मुश्ताक हुसैन जैसे जजेस हैं, ना हम कह सकते हैं कि ये इफ्तिखार चौधरी का जो पहला दौर था उस जैसे जजेस हैं जब वो मार्शल लॉ को जस्टिफाई किया मुशर्रफ की वर्दी को। तो ये तो आपकी बहाली के बाद 5 जजेस आए हैं, तो इनकी फिर प्रूडेंस को हमें वेटेज देना ही पड़ेगा ना, क्योंकि ये तो आपने ही इनको बहाल किया है, इस क्रेडिबिलिटी को आपकी मूवमेंट ने। वो वैसे जजेस इस बात को तस्लीम नहीं करते क्या कि उनको को मूवमेंट ने कि वो मूवमेंट के बेनिफिशरीज हैं। अच्छा, वो अपने नहीं लेकिन हमें तो पता ना, मूवमेंट तो हमें समझते हैं क्रेडिबिलिटी आई है, वेटेज आया है कोर्ट के अंदर। मूवमेंट ने इनको एम्पावर किया है, यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ, इंडिपेंडेंट कर दिया ना। जो पहले वाला मामला था वो मामला नहीं है, डोगर या मौलवी मुश्ताक से वाला। तो फिर हम 5 जजेस की विजडम पे हमें ट्रस्ट तो करना चाहिए, या आप समझते हैं कि क्योंकि आप जिस तरह कह रही है 5वें दिन फैसला हो जाना चाहिए था। बिलावल भुट्टो ने कहा जी ये कोर्ट तो कभी फैसला नवाज शरीफ के खिलाफ आ ही नहीं सकता। सर वो जजेस थे, नसीम हसन शाह का जज दौर था, चमक का दौर, ये वो जजेस तो नहीं है। अनलेस कि आप कहेंगे नहीं आपकी जुडिशल मूवमेंट फेल होगी, ये भी वही जजेस हैं, आप सब फेल्ड हैं, बेंच भी फेल है, बार भी फेल है, जजेस भी फेल है, अनलेस आप ये कहें। जुडिशल मूवमेंट जो रेस्टोरेशन मूवमेंट थी, बदकिस्मती से उसके तमाम मकासद और ऑब्जेक्टिव्स मिले नहीं। मतलब है कोई परफेक्ट जुडिशरी री इंस्टॉल नहीं हुई, मैं ये क्लियरली कहता हूँ। अच्छा, 2 नताइज उसके ज़्यादा निकले हैं। एक ये कि एक अंसर वकला में, वकला भी एम्पावर हुए ना जी बिल्कुल, उनमें एक अंसर मुतशद्दद वकला का आ गया, और एक अंसर जजेस में मुतकब्बर जजेस का आ गया। वो समझते हैं कि हम एज ऑफ राइट हम यहाँ हमारा इस्तेहकाक है और हम यहाँ बैठे हैं। वो मेरा नहीं ख्याल कि जजेस इसको दिल से मानते हैं कि आप लोगों ने बहाल कराया है, लॉयर्स ने, कि लॉयर्स मूवमेंट ने, कि वो मरहून है किसी हद तक। और मैं ये नहीं, इससे कोई पर्सनल फायदा नहीं मैंने लॉयर्स मूवमेंट से उठाने की कोशिश की या। लेकिन सर देखें कि आप जिस केस की पैरवी कर रहे हैं उसमें तो बड़ा नवाज शरीफ साहब के खिलाफ फैसला है, जो साकिब निसार आई थिंक जिस बेंच को हेड करें, जो शुगर मिल्स का केस है, और साकिब निसार साहब के मुतालिक सोशल मीडिया में क्या कुछ नहीं कहा गया। तो कहने का मतलब ये है कि हुकूमत के खिलाफ भी फैसले आए हैं और फैसले आ रहे हैं। मतलब ये बहुत बड़ा फैसला था शुगर मिल का, शुगर मिल्स वाला बड़ा फैसला है, और ये अब कल लगा हुआ है। मैं इस पर कमेंट नहीं करना चाहता। चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने जी आज के तौहीन अदालत में, तो मेरे कहने का मतलब मेरी जजेस तो हमारे क्रेडिबल हैं। तो फिर हम जैसे इमरान खान साहब की ये बात 10 अरब की पेश कर, ये तो और बाकी इदारों कितने की होगी, इससे बड़ा अजीब सा तासुर उभर रहा है। इवन पीपल्स पार्टी जो लाइन लेती है अदालतों के ऊपर, लगता है कि पीपल्स पार्टी की सोच मौलवी मुश्ताक के कोर्ट से बाहर नहीं निकली। वो तो था जुडिशल मर्डर लोग समझते हैं, लेकिन ये तो और उस अदालत में सर बड़ा फर्क नहीं है साहब। नहीं, पीपल्स पार्टी की सोच को अगर साख्त दी है तो एक वाक्य ने नहीं, सिर्फ मौलवी मुश्ताक ने नहीं, बेनजीर साहबा की अदालतों असेंबलियों की बहाली के हवाले से भी, बहाली, नवाज शरीफ की बहाली, नवाज शरीफ को 10 साल जायदुल मियाद नज़रसानी की दरख्वास्त दायर करके उस पर रिलीफ दे देना, नवाज शरीफ का सुप्रीम कोर्ट पे हमला कुछ ना करना, नवाज शरीफ के खिलाफ असगर खान केस का फैसला आना और उस पर कोई इम्प्लीमेंटेशन बेंच नहीं बनना, कोई उस पर कुछ नहीं, पेशरफ्त नहीं होनी। नवाज शरीफ के बारे में ये टेप्स, ऑडियो टेप्स का सुप्रीम कोर्ट में चलना कि वो दबाव डाल रहा है 2 जजेस पे जिन्होंने बीबी शहीद और आसिफ जरदारी साहब के मुकदमे की समाअत कर रहे हैं, जो उन पे दबाव डाल रहा है। ये ऑडियो टेप्स सुप्रीम कोर्ट में चली जी। और एक चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में जा चुके थे, और 2 सीनियर जज हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट के, वो फारिग हुए उन टेप्स की बुनियाद पर। जो बायस था, जो इंजन था, जो मुहर्रक था उन पैगामात का और उन धमकियों का जो जजों को दी गई, जो ऑडियो टेप्स में मौजूद है, जिन ऑडियो टेप्स पर मबनी फैसला किया सुप्रीम कोर्ट ने, नवाज शरीफ वो मुहर्रक था, उसको खिलाफ कुछ नहीं हुआ,
मॉडल टाउन की आप देख लें। लेकिन एजाज साहब अगर उसके बावजूद नवाज शरीफ साहब इलेक्शन जीत जाए तो मीन्स ही इज अ पॉपुलर लीडर, फिर क्या करेंगे? नहीं, अगर जीत या जाए, आप समझते हैं कि बहुत डैमेज होगा इस फैसले से, जो 2 जजेस ने इख्तिलाफ लिखा है? डैमेज तो बहुत हुआ है। किस क्लास में? पढ़े लिखे लोगों में, टीवी देखने वाले लोगों में, डैमेज देहात में भी? डैमेज तो बहुत हुआ। देहात में तो मेरा ख्याल है जो इनकी ज़राई पॉलिसियाँ हैं उनसे वो उनका कोई पैनामा से कोई ताल्लुक नहीं है। ज़राअत में जो इन्होंने काश्तकार से जुल्म कर दिया है, जबर किया है, जो बुरी हालत ज़राअत के शोबे की है और कर दिया है। और ये इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान पैनामा से आपके ख्याल में कुछ डैमेज ज्यादा हुआ होगा नवाज शरीफ साहब को? जी, पैनामा से इस वक्त डैमेज हुआ होगा बहुत ज्यादा? काफ़ी हुआ होगा, काफ़ी होगा। पर मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये इतना हुआ होगा पंजाब की पॉलिटिकल लैंडस्केप चेंज हो जाए, यहाँ पे असल मुकाबला है हार जीत का। पाकिस्तान में एक चीज़ मैं आपको बताऊं, आप पेशीन गोई सिर्फ एक चीज़ की कर सकते हैं, किसकी? माजी की। ठीक, मुस्तकबिल की आप पेशीन गोई कुछ नहीं कर सकते। ये जब पैरों तले ज़मीन निकलना शुरू होती है ना, तो फिर पता नहीं किस तरह किस वक्त निकल जाए। पाकिस्तान में पेशीन गोई आप एतमाद के साथ सिर्फ माजी की कर सकते हैं। फिलहाल तो सर पैरों तले जमीन नहीं निकल रही। गवर्नमेंट को डॉन लीग भी व्यूअर्स उसका फैसला जो आने सिफारिशात पेश कर दिए प्राइम मिनिस्टर को, तो उसमें भी लग रहा है कि तमाम जो लोग हैं वो ऑन टेबल हैं, ऑन बोर्ड हैं, और उसके मतलब बात करेंगे ज़रूर। उसमें जो 1-2 लोगों को हटाने की या किसी का ओहदा करने की कोशिश की गई है, रिप्लेस, वो इतना बड़ा इशू नहीं है जिससे गवर्नमेंट के पैरों तले ज़मीन निकल जाए। आज़ाद साहब कह रहे हैं तो नवाज शरीफ साहब के नीचे ज़मीन अभी कायम दायम नज़र आती है। एक ब्रेक लेंगे और डॉन लीग पे बात करते हैं। वेरी वार्म वेलकम बैक टू दिस शो। एजाज ऐसे साहब जो खुशी गुफ्तगू जारी है। सर इससे पहले मैं डॉन लीग पे जाऊँ, क्विकली एक सवाल, आप खुद भी लॉयर हैं। नवाज शरीफ साहब अपने वकीलों से सेटिस्फाइड नहीं है, आपके ख्याल में उन्होंने केस गलत लड़ा? आपकी फीडबैक कमेंट बड़ा इंटरेस्टिंग होगा इस पे। आपने देखा अकरम शेख साहब ने पहले लड़ा, फिर सलमान अकरम राजा ने, शाहिद अहमद, इन्होंने केस सही लड़ा या इनके पास जो था वो उसके हिसाब से इससे बेस्ट केस नहीं हो सकता था? नवाज शरीफ का केस ही वैसे बड़ा कमज़ोर था। मैं इस पे तो कमेंट नहीं करूंगा। अखबारों में आ रहा है कि नाराज है वो अपने वकीलों नून से। लीग अपने वकीलात से बड़ी नवाज शरीफ साहब नाराज हैं जी। हाँ, वो उनका अपना केस ही बड़ा कमज़ोर था और उसमें उनको इतनी रियायत मिल गई है कि 2 जजों से 3 जजों ने इत्तफाक नहीं किया। हालांकि 2 जजों का फैसला मैं समझता हूँ एक मेरी निगाह में मुनासिब था, क्योंकि इशू यही था कि उन्होंने नवाज शरीफ ने कुछ पेश ही नहीं किया। अब नवाज शरीफ वकील को कोई डॉक्यूमेंट कोई दस्तावेज दे ही ना, बाहर क्या करेगा? बाहर कहे कि मैं सारी दस्तावेजात मेरे पास। तीसरे जज ने भी ये लिखा है, उन्होंने कहा जी दस्तावेजात आपने वादा किया कि कौम से वादा किया कि आपने अपना अकाउंटेबिलिटी के लिए पेश किया, लेकिन वो वादा खोखला नारा साबित हुआ। अब जो मैंने आज रिपोर्ट पढ़ी है, बड़ी दिलचस्प है एक अखबार में, कि अब वो कह रहे हैं कि वकला ने जो हमने इनको दस्तावेजात दी छुपा के रखी हुई थी, वो छुपा के रखी थी, वो पेश नहीं की। इसका मतलब है कि JIT के लिए ये को मजीद दस्तावेजात घड़ रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, बना रहे हैं। मेरा आपसे सवाल अगला यही था कि जो एविडेंस ये ऑलरेडी अभी तक पूरा दे चुके हैं, जिससे अदालत सेटिस्फाई नहीं हुई, अगर आप ये उसके कंट्राडिक्टरी देंगे तो वो भी झूठा साबित हो जाएगा जो पहले दिया हुआ है। हाँ हाँ बिल्कुल, मतलब ये लॉजिक तो यही बनती है ना। ये आर्टिकल 129G कानून शहादत ऑर्डिनेंस का है, उसमें बड़ा क्लियर है, उसमें यही है अब कंट्राडिक्टरी एविडेंस की तरफ भी जा सकते कि हैं। अगर आपने कुछ एविडेंस विदहोल्ड कर लिया है, पेश नहीं किया, और बाद में आप पेश करते हैं तो उस पर रिलाई नहीं किया जा सकता। ये तो फिर JIT जो ऑलरेडी एविडेंस पेश किया गया इसको चेक करेगी या नए एविडेंस भी मांग सकती है नवाज शरीफ साहब से? नवाज शरीफ के लिए मजबूरी मैं समझता हूँ होगी कि वो कोई नया एविडेंस भी दें, और अगर वो देंगे JIT में
तो उसका वो तसव्वुर किया जाएगा, प्रिजम्पशन ये होगी कि ये इन्होंने बाद में फैब्रिकेट किया है। अच्छा, ये एविडेंस अगर उस वक्त होता आपके पास और आप कह रहे हैं सारी दस्तावेजात हैं, ठीक है। तो ये वकीलों पे तो डाल के आप नहीं कह सकते कि वकीलों ने पेश नहीं सर, एक किया। और बड़ा अहम इशू आज रिजॉल्व हुआ चाहता है। डॉन लीक्स की सिफारिशात पेश कर दी गई हैं प्राइम मिनिस्टर को, और आई थिंक ये मुतफिका रिपोर्ट है, अभी हमारे सामने आ भी जाएगी, चल जाएगा पता। मुतफिका से मुराद जितने भी उसमें मेंबर्स हैं मिलिट्री और सिविल साइड के, वो सब ऑन बोर्ड होके, मेरा ख्याल से ये अभी ये क्लियर नहीं पता जब तक रिपोर्ट पब्लिश नहीं होती। तो अगर मुतफिका रिपोर्ट ये आ जाती है, पता चल रहा है कि एक ब्यूरोक्रेट को फारिग कर दिया जाएगा, परवेज रशीद साहब को मिनिस्ट्री नहीं दी जाएगी, तारिक फातमी को सिर्फ ओहदा चेंज किया जाएगा, तो ये मामला भी रफा दफा हो गया। तो नवाज शरीफ साहब के हवाले से उनका पॉलिटिकल कैरियर, तो इस केस के अलावा और तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि डॉन लीग तो इट्स नॉट एनी मोर इशू फॉर द गवर्नमेंट। तो आपके अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह क्यों सेटिस्फाइड नहीं, आप सेटिस्फाइड क्यों नहीं उससे, जब जज साहब की सरबराही में, अगर साबिक जज की सरबराही में ये बनी और सब मुतफिक हो रहे हैं इनसे? मैं तो उस वक्त ही मैंने एतराज़ किया था इन जज साहब पे, पर जो ज़्यादा एतराज़ उन पे मैं समझता हूँ वो निसार अली की बयानात से। अच्छा, निसार अली ने जस्टिस आमिर रज़ा ख़ान की ज़बानी, मतलब है कि उनको मंसूब किया ये बयान कि जस्टिस आमिर रज़ा ने ये इस कमीशन की सरबराही एक्सेप्ट करने से पहले, इख्तियार करने से पहले ये कह दिया था कि जब तक फैसला मुत्तफ़िका नहीं होगा मैं दस्तखत नहीं करूँगा। ठीक। ये तो कोई फेयर जज कर ही नहीं सकता, कह ही नहीं सकता। और जज साहब की जानिब से कोई तरदीद नहीं आई निसार अली के इस बयान की। आप इसका मतलब ये है कि मैं अगर जज हूँ और मैं कहता हूँ कि ये 6 मेंबर्स की कमेटी या 5 मेंबर्स की कमेटी बन रही है जो 4-2 हो जाएगा, तो इसमें जब तक इत्तेफाक राय नहीं होता मैं दस्तखत नहीं करूंगा। मतलब है मैं वीटो पावर ले रहा हूं कि जब तक मेरी मर्जी का फैसला नहीं होता, ठीक है, उस वक्त तक मैं दस्तखत नहीं करूंगा। तो फिर बाकी मेंबर्स को कमेटी में रखने का मकसद क्या है? तो आप डॉन लीक की रिपोर्ट से नहीं एग्री करते कि ये जो आई है डॉन लीक्स जो है ना, ये मैं इस पे कोई इस सारे किस्से मामले को ज़्यादा मोतबर नहीं समझता। अच्छा, कि ये एक बात के जी अजब बात है कि कहते हैं कि ये बात नहीं हुई मीटिंग में, क्योंकि आपने दुनिया के लिए तो डिनाई करना था कि ये ऐसी बात नहीं हुई कि फ़ौज के बारे में कहा गया हो मोतबर शहबाज शरीफ शख्सियात की तरफ से डीजीआई को कहा कि ये आप टेररिस्ट पे हाथ ही डालने दे रहे हैं, हमें नहीं दे रहे, आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये दुनिया में एक उससे पोजीशन खराब हुई। सो उसको तो ये डिनाई करते हैं कि ये बात ही नहीं हुई। अब अगर बात हुई नहीं तो फिर वो कहते हैं जाली खबर बनवाई हुकूमत की तरफ से किसी ने है, तो उसमें वो तारिक फातमी, परवेज रशीद साहब के जी उन्होंने या रोका नहीं या बनवाई, ये है दरअसल। तो परवेज रशीद पे तो है कि वो रोका नहीं, वो इंफॉर्मेशन मैं तारिक फातमी में भी यही होगा अगर रोका नहीं। तारिक फातमी बेचारे पे ब्यूरोक्रेट है, डिप्लोमेट है, वो सफारतकारी में काफ़ी महारत रखता है, तजर्बा है। वो क्यों इस किस्म की मनगढ़ंत बात में बनाएगा या आएगा? ये मैं आपको बताऊं, जो मीडिया सेल मरियम बीबी रन करती रही हैं उसके बारे में मेरा तजर्बा है, शाह महमूद का तजर्बा है, कमर ज़मान कैरा का तजर्बा है, इस पे शहरी रहमान का तजर्बा है। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हो रही थी कश्मीर पे, जब बाहर हम अंदर और बंद कमरे में कॉन्फ्रेंस थी, जब बाहर पटियां चलनी शुरू हो गई मीडिया पे कि इत्तेहाद हसन ने ये कह रहा है, वो शाह महमूद ये कह रहा है, तो उस वक्त तो हमने एहतजाज किया। उन्होंने कहा खबर नहीं ये हुआ। एक प्रोग्राम में मैंने खुद देखा है और वो कई दफ़ा चलाया गया मीडिया पे, एक चैनल पे शाह महमूद और मोहम्मद ज़ुबैर गवर्नर जो हैं आप, ये इकट्ठे बैठे थे। तो शाह महमूद ने कहा कि मुझे ये मंसूब कर दी गई बात गलत तौर पे ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस। ज़ुबैर फरमाते हैं कि वो आपने कहा, शाह महमूद ने कहा मैंने बात नहीं की, इस तरह पैराए में बात नहीं की। उसने कहा आपने इसी पैराए में बात की।
क्यों इसी पैराए में की, आपको कैसे पता लगा? उन्होंने कहा उसने मीडिया में कहा कि हम सुन रहे थे। जुबैर साहब ने कहा, जुबैर ने कहा लाइव सुन रहे थे, हम मीडिया सेल में ये ऑन रिकॉर्ड है राइट, आपके मीडिया चैनल पे, और ये कई दफा इस बारे में चल चुका है। एजाज साहब ठीक है, ये बात भी तो आपके आगे वो मसला तो अब होने जा रहा है रिजॉल्व। पहले आपके और चौधरी निसार साहब की बहुत फाइट होती थी, अब तो साद रफीक भी आपके खिलाफ है, राज सुना आपका अपना भी कोई पर्सनल मसला है नून लीग के खिलाफ, नवाज शरीफ साहब के खिलाफ, जो शायद इतना जरदारी साहब का भी नहीं, जो आप बोलते हैं फिर आगे से वो रिएक्ट करते हैं। नहीं, मेरा कोई जाती मसला नहीं है मियां नवाज शरीफ का, मुझे कोई जाती। दो अहम तरीन आदमी आपके खिलाफ जो रोज जहर अफशानी करते रहते हैं, वो उनका काम ही, उनकी ड्यूटी ये है। ठीक है, नवाज शरीफ ने एक गालम गलोच ब्रिगेड बनाया हुआ है, जीजी ब्रिगेड जिसको मैं कहता हूँ। मुस्लिम लीग नवाज आप देखते नहीं थे, सुप्रीम कोर्ट से निकलते थे समाज से और तोपें चलानी शुरू कर देते थे। ये एक तोपों को मैं सीरियसली नहीं लेता, ना राना सनाउल्लाह को ना साद रफीक को, लेकिन उन्होंने बात बड़ी दिलचस्प की है। वो क्या? वो बात दिलचस्प की क्या के साथ, क्या ये उसकी बदनामी का बायस है? अब मुझे नहीं पता किस तनाजुर में आपको इस बात नहीं, पर वो यही कहा। एक ब्रेक लूंगा मैं, ब्रेक में वापस आ रहा हूँ इस शो में। व्यूअर्स एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक में वापस आते हैं इसी प्रोग्राम में। सुप्रीम कोर्ट में हमने आपसे सवाल पूछा था कि इमरान खान ने कहा हुकूमत ने मुझे 10 अरब रुपए की पेशकश कर दी, बाकी इदारों कितनी की गई होगी, इस पे तहकीकात होनी चाहिए या नहीं। 83% लोग समझते हैं यस, और आई थिंक सुप्रीम कोर्ट के हद तक ये मामला उठाया जाना चाहिए, क्योंकि ये मामला बड़ा संगीन है, इदारों को बेसिकली स्कैंडलाइज करने की कोशिश भी हो सकती है। हमें इजाज़त दीजिए कल तक के लिए।